मेरे सारे सुपरस्टार बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एक ऐसा टॉपिक जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये अपने ऐसे लॉज हैं जो कि केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री को अपने को बताते हैं। और यहां पर जो मेजर काम है वो अपना वेट्स और वॉल्यूम्स की टर्म्स में होता है रेदर देन मोल्स। बट यहां पर हम इसको बहुत ही क्लियरली समझेंगे विद एग्जांपल्स, किस तरीके के आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो है, जो कि साइंटिस्ट ने जो है 1800 1900 इस तरह का जो अपना टाइम था उस टाइम पे जो है दिए थे। तो यहां पर अपने पास ये टॉपिक है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला जो है अपने पास बच्चों यहां पर निकल के जो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द मोस्ट बेसिक लॉ, वो हमारे पास क्या जाता है, वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट इसके अलावा भी हमारे पास कुछ लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल-ल्यूजिक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये सारे लॉज जो हैं वो एसेंशियली किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके किस तरीके से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनके वेट्स जो हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। अब रिएक्शन कोई भी लेके चलो यहां पर, चाहे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले लें, चाहे हम जो है गैसेस के अंदर की रिएक्शन ले लें, या फिर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इनके मास से रिलेटेड बात कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम से रिलेटेड बात कर सकते हैं, वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई थिंक यहां पर सबको समझ में आता होगा यार, ये अपना एक बेसिक लॉ जो है क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों हमें क्या बताता है कि यार अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने जितना मास रिएक्टेंट्स का लिया है उतना ही मास फाइनली हमें प्रोडक्ट्स का मिलता है। आजकल के बच्चे को थोड़ा सा ऑब्वियस लगता है, बट स्टिल ये एक ऐसा लॉ है जो कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हमें बताता है, किस तरीके से साइंटिस्ट जो है वो इनिशियली मॉलिक्यूल्स की जगह मास के ऊपर जो है बात किया करते थे। और ये साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ दिया था वो है हमारे एंटोइन लेवोइसियर। किस तरीके से अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अप्लाई होता है, उसको बहुत ही बेसिक तरीके से हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। देखो सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सपोज हमारे पास रिएक्ट करके हमें वाटर देते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि यार हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास रिएक्ट कर रहा है लेट्स से 4 ग्राम। 4 ग्राम में यहां पर क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यूम कर रहा हूं कि यार ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है, और उसके 4 ग्राम जब रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है यार ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 32 ग्राम। नाउ अब टोटल मास जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे वो कितना है, टोटल मास बच्चों हमारे पास यहां पर रिएक्टेंट साइड पे है वो हो जाएगा 36 ग्राम। अगर हम इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 2H2 plus O2 gives H2O। ठीक है भाई। अब यार यहां पर अपने को एक चीज तो जो है क्लियर दिखनी चाहिए कि H2O की जब हम बात करते हैं, ठीक है, H2O की जब बात करते हैं तो उसका मास जो है जनरली जब हम पढ़ते हैं यार H2O का जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला के जब मास लिखा जाता है वो अपने पास 18 ग्राम लिखा जाता है। ठीक है भाई, क्या लिखा जाता है अपने पास, 18 ग्राम। तो अब यहां पर हम बोलेंगे कि यार H2O जो है वो जो क्रिएट हो रहा है अपने पास 2H2O क्रिएट हो रहा है, तो मास जो हमारे पास मिलेगा वो 2 into 18 दैट इज 36 ग्राम मिलेगा। ठीक है भाई। तो यहां पर बात क्या हुई कि जो आपके रिएक्टेंट्स थे वो 36 ग्राम आपने लिए, आपका जो प्रोडक्ट बना वो 36 ग्राम बना, इसलिए हमारे पास जितना रिएक्टेंट्स का मास कंज्यूम हुआ उतना प्रोडक्ट्स का मास बनेगा। ये एक बेसिक लॉ अपने पास केमिस्ट्री में निकल के आता है। चाहे तुम जो है कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो, अपना क्या रहेगा, जो रिएक्टेंट का मास लिया है वो प्रोडक्ट का मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं। कहां अप्लाई कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पे। तुम पूछ सकते हो कि सर हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा है E is equals to mc², जहां पर हम मास और एनर्जी की बात करते हैं। मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, E is equals to mc²। ध्यान रखना वो कहां पर अप्लाई होता है, वो होता है बच्चों अपने पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। अभी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस से डिफरेंट होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर
जो हमारे एटम्स जो होते हैं उनका बेसिक नेचर जो है वो चेंज हो रहा होता है, बिकॉज उनके न्यूक्लियस जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। बट अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें जैसे हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने पास क्या H2O, तो वहां पर क्या चेंज नहीं होगा, हाइड्रोजन एटम का खुद का नेचर और ऑक्सीजन एटम का खुद का नेचर, इनका न्यूक्लियस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास अलग अलग टाइप की हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये अप्लाई जो है नहीं होता अपना लॉ, ये लॉ अपने पास यहां पर अप्लाई नहीं होता। अपने पास मेनली क्या अप्लाई होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये अप्लाई होता है। ठीक है जी, ये फंडा सबके पास क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक। देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और 36 ग्राम हमारे पास वाटर बन रहा है, तो अपने पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड कितना हुआ। अभी हमने इसको जो है करके देखा था एग्जांपल के फॉर्म में। यार अगर हमारे पास प्रोडक्ट की साइड बोलें, प्रोडक्ट हमारे पास 36 ग्राम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, प्रोडक्ट जो है बच्चों अपने पास यहाँ पर 36 ग्राम है। रिएक्टेंट साइड पर अपने पास 4 ग्राम तो ऑक्सीजन दिया हुआ है, 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन जो है 4 ग्राम और अपने पास ऑक्सीजन जो है वो निकालना है कितना है। वाटर जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, ये बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यार ये अपने पास यहाँ पर जो है 36 ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है यार यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ऑक्सीजन हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। तो अपने पास ऑक्सीजन का कितना निकल के आना चाहिए, मास 32 ग्राम। ठीक है, यस क्लियर वाली बात, इसको लगा दें, लॉक कर दें यहाँ पर ये हो गया अपना लॉक और ये हो गया सबमिट, और अपने पास करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, सोल्यूशन भी बच्चों आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप खुद से जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। कहाँ पर, एम्बाइब की ऐप के ऊपर जाके, एम्बाइब के जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाके, और इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्ली सोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। प्रपोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बिकॉज हम यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शंस, ये जो एक टॉपिक मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, इसको जो हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशंस भी बोलते हैं। ये लॉ क्या है, ये लॉ हमें क्या बताता है, ये जोसेफ प्राउस ने दिया था, और इन्होंने बोला था कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड हमारे पास कुछ भी CO2, H2O, जो भी आप कंपाउंड सोच सकते हो, कोई भी आप कंपाउंड जो है लेके चल रहे हो। अब सपोज आपने ये वाला कंपाउंड जो है वो लिया और आपने इसको अलग अलग जगह से लिया। अलग अलग जगह मतलब क्या है, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं बच्चों वाटर की। वाटर जो है अगर हम उसको लेके चलते हैं अर्थ के किसी भी पार्ट में से या फिर यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में से, चाहे तुम उसको ओशन से ले लो, चाहे तुम जो है यहाँ पर आइस है उससे ले लो, चाहे तुम्हारे पास यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं क्लाउड्स में से ले लो, कहीं पर भी अगर तुम वाटर का सैंपल लेके आते हो और वहां पर चेक करते हो यार जो वाटर के सैंपल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये किस मास रेशियो के अंदर हैं, तो सारे सैंपल्स के अंदर एक ही आंसर आएगा, और वो क्या है, वो है अपने पास यहां पर 1:8। सारे मास सैंपल्स कहीं से भी तुम ले लो एक कंपाउंड के, उसके अंदर क्या रहेगा, रेशो जो है एलिमेंट्स का, जिस रेशो में वो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम रहने वाला है। अब तुम ध्यान से सोचो, दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक लॉ। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं यार, कंपाउंड के अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है वो हम फिक्स लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा H2O, तो एक मॉलिक्यूल जो H2O का है उसके अंदर ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, फिक्स्ड है। कहीं से भी उठा लो, H2O जो है उसका अपने पास क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, 2H और एक O। या फिर तुम CO2 की बात कर लो, एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है कि नहीं है, यस। तो अगेन अगर हम इस तरीके से कंपाउंड्स को देखते हैं तो यार ये जो लॉ है अपने को बहुत ऑब्वियस सा लगता है कि हाँ सर, जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रेशियो रहता है अपने एलिमेंट्स का
वो तो फिक्स ही रहता है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की, वाटर है अपने पास H2O, आप कहीं से भी उसको लो। अगर आपके पास H2O जो है वो कितना है, 18 ग्राम है, ठीक है, आपके पास 18 ग्राम है, तो उस 18 ग्राम में क्या रहने वाला है, उस 18 ग्राम में आपके पास 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन के रहेंगे और 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इस रेशो की, हम बात कर रहे हैं इस रेशो की, रेशो जो है वो अपने पास क्या रहेगा, रेशो जो है वो अपने पास रहने वाला है 2:16, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1:8। ठीक है जी, ये वाली बात जो है जो अपने पास कैसे अप्लाई हो रही है, एक बेसिक लॉ के फॉर्म में जो है हम इसको लिख रहे हैं, बेसिक लॉ के फॉर्म 1:8। CO2 की बात कर लो, CO2 के केस में सेम में रहने वाला है, ठीक है। CO2 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, CO2 जो है, सपोज मैं उसका कहीं से भी कोई भी सैंपल लूं, कहीं से भी, चाहे मैं जो है जो हम एयर जो है वो जो ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, या फिर कहीं मोटर में से जो है आपकी CO2 गैस निकल रही है, या फिर कहीं पर आपका जो कार्बन है उसको आप बर्न कर रहे हैं, जैसे कि आपके कोल स्टेशन होते हैं, वहां से आप लेके चल लो। अगर आप CO2 का सैंपल लेके आते हो, कितना, 44 ग्राम, इसमें आपको हमेशा क्या मिलेगा, जो कार्बन है वो 12 ग्राम मिलेगा और जो आपके पास ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम जो है वो मिलेगा। दैट मीन्स आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे अपने पास 12:32 के रेशियो में, जिसको आप कट करके स्मॉल नंबर जो है कन्वर्ट कर सकते हो, 6:16 लिख सकते हो, 3:8 लिख सकते हो। ये रेशियो जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे सोर्स कोई भी हो। ठीक है भाई, यस, यस सर, मजा आ गया। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है अपने पास कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म व्हाट, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमारे पास एक रेशियो मास का ऑलरेडी गिवन है और अपने से पूछा गया है कि अगर ऑक्सीजन जो है उसका मास हमें निकालना है जो कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी, तो वो कितना होगा, कैसे बोलेंगे। रेशियो को यूज करना आना चाहिए। रेशियो को यूज कैसे करेंगे, देखो रेशियो को यूज करने के लिए तुम मैथमेटिकल फॉर्म में यूनिटरी मेथड लगा दो। 5th क्लास में जो पढ़ते हैं यार वो यूनिटरी मेथड, देखो मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी तुम जो है कैलकुलेशन करना चाह रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, प्राइमरीली मोल कंसेप्ट से रिलेटेड या फिर मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड मासेस ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों आपका घुस जाता है यूनिटरी मेथड। कैसे लगाएंगे, हम बोलेंगे देखिए सर 1:8 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इफ 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद व्हाट, reacts with 8 ग्राम ऑक्सीजन, देखो 1:8 का रेशियो आ रहा है ना, देन 3 ग्राम हाइड्रोजन। अब देखो मैं H और O लिख रहा हूं, इसको तुम चाहे तो H2O2 लिख दो। बात यह है कि हम यहां पर एटम है या मॉलिक्यूल है इसकी बात नहीं कर रहे, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको H2 गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वेट की हम बात, तो 3 ग्राम H या H2 इससे रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे, हम बोलेंगे कि यार सर ये बन के आता है हमारे पास 8/1 × 3 ओ, ठीक है भाई, ये कितना हो गया भाई अपने पास, ये हो गया 24 ग्राम। दैट्स इट। इस तरीके से रेशियोज को आप यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो ये अपने पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ये अपने पास निकल के आ रहा है 24 ग्राम, ठीक है। सबमिट कर दें इसको, यस, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, है ना। ये अपने पास इसका प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन जो है, जो भी लिखा हुआ है, देखो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि सर ये तो जो है मेरे पास सोल्यूशन जो है मिल नहीं रहा मेरे को, बिल्कुल आपके पास पूरा पूरा सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो सारा आपको बेस्ट पॉसिबल वे में जो मटेरियल दिया जा सकता है वो जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, और उसी के साथ आपको यहाँ पर हम हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगेन बेसिक लॉ, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा, अगर हम इसको सोचेंगे हमें बहुत ही ऑब्वियस सा लगेगा, ठीक है। क्या होगा ध्यान से देखो,
इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट्स अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, then masses of one element combined with the fixed mass of second element are in ratios of small integers. और इंटीजर्स की जगह होल नंबर्स भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। होल नंबर्स मतलब पॉजिटिव वाले, क्योंकि मास का रेशियो लोगे तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता यार। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर कि आप स्मॉल इंटीजर्स या होल नंबर्स बोल सकते हैं। अब ये लॉ जो है वो बात क्या कर रहा है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज बच्चों, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं, इनके हम दो कंपाउंड्स देखते हैं। दो कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड। कौन से? एक है अपने पास H2O और एक H2O2। पता है कि नहीं पता? H2O2 भी एक कंपाउंड होता है और ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत मजेदार कंपाउंड होता है, बहुत सारी रिएक्शन होती है उसके, तो इट्स हाईली रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव होता है? इसको जो है आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन के चैप्टर के अंदर, पूरा पूरा इसकी जो है रिएक्शंस अपने को वहां पर याद भी करनी होती। अब ध्यान से देखो, सपोज मैं यहां पर H2O लेता हूं, ठीक है, और H2O जो मैं कितना ले रहा हूं, H2O सपोज मैं ले रहा हूं यार यहां पर अपना 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम में ले रहा हूं। तो अभी हमने निकाला ना कि यार अगर हम 18 ग्राम H2O लेते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का वेट होगा उसके अंदर वो होगा 2, और वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा हमारे पास 16। ठीक है, 2:16 के रेशो में ये हमारे पास रिएक्ट करेंगे। अगर हम H2O2 जो है उसकी बात करें, अब H2O2 जो है उसका सपोज हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर 34 ग्राम। 34 ग्राम के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम रिएक्ट। अब बात ये हो रही है कि masses of one element combined with a fixed mass of second element। ठीक है, यहां पर हम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास बच्चों फिक्स ले रहे हैं कि H2O और H2O2 के अंदर, दोनों के अंदर हाइड्रोजन हमारे पास 2 ग्राम जो है वो रिएक्ट कर। तो इस केस में जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका कितना मास रिएक्ट कर रहा है उसके हम रेशियो की बात करते हैं। masses of one element combined with a fixed mass of second element are in ratios of small integer। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें जब रिएक्शन हो रही है और हम दो अलग तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ H2O के अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ H2O2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट। तो इस केस में जब हम यहां पर रेशो लेके चलते हैं तो क्या होगा, अब इसको ऐसे बोल दो 32/16, ये अपने पास 2:1 का रेशो आ रहा है। 2:1 का रेशो आ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से रिएक्शंस कराई गई, इस तरीके की रिएक्शंस करा के अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो दो एलिमेंट के मिले, तो ये देखा गया यार वहां पर ये जो रेशो है ऑफ एनी एलिमेंट विच इज कंबाइनिंग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, वो अपने रेशो में रहता है होल नंबर रेशो, स्मॉल इंटीजर्स रेशो। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो नाइट्रोजन का। देखो मैं तुम्हें यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन का एग्जांपल। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं वो बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स यहां पर बना सकते हैं, बहुत सारे। लेट्स टेक N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। इनके अंदर अगर हम नाइट्रोजन का सबका क्या लेके चले, 28 ग्राम जो है वो लेके चले, और ये देखें कि ऑक्सीजन जो है वो कितना वेट वहां पर जो है रिएक्ट कर रहा है अलग अलग कंपाउंड्स में, तो हमें क्या मिलेगा। देखो N2O के अंदर नाइट्रोजन का अगर 28 ग्राम है, ठीक है जी, इसका अगर 28 ग्राम है, इसका अगर हमारे पास 28 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का जो वेट है यहां पर यूज्ड वो 16 ग्राम। अगर हमारे पास NO है, ठीक है, NO के अंदर अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करता है 30। N2O3 के अंदर अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन कितना करता है 48। N2O4 के साथ 98, 28 और 64। N2O5 के अंदर 28 और
तो देखो हमने नाइट्रोजन का जो है वो क्या रखा है बच्चों, यहाँ पर फिक्स लिया है कि यार हम नाइट्रोजन के एक फिक्स्ड मास से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कितना रिएक्ट कर रहा है बाय मास इन अलग अलग कंपाउंड्स। अब हमारे पास देखो 16, 32, 48, 64, 80 आ रहा है। ये बात समझ रहे हो ना कि अगर तुम नाइट्रोजन का 14 ले रहे हो तो यहां पर ऑक्सीजन का 16 होगा सेकंड वाले एग्जांपल में, और अगर 28 ले रहे हो तो 32 होगा। ऐसी बात है ना। अब यहां पर इसका हम रेशो देखते हैं, इनके रेशो हम देखते हैं, ठीक है, इनके हम रेशो की यहां पर बात, रेशो 16, 32, 48, 64, 80, ठीक है। ब्रैकेट वाला मैं लेके चल रहा हूं बिकॉज हम नाइट्रोजन का 28 ग्राम लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहां पर आप देखोगे यार अगर इनके रेशो देखो 16:2, 32:64:80, ये बच्चों हमारे पास 1:2:3:4:5 इस तरह के रेशो, सिंपल होल नंबर्स के रेशो। अगर किसी दो कंपाउंड को भी तुम कंपेयर करना चाहो वो भी कर सकते हो, जैसे N2 और NO को कंपेयर करोगे तो तुम बोलोगे सर 1:2 का रेशो या 2:1 का रेशो, ठीक है। N2 और 3:4 को कंपेयर करोगे तो 48:64, दैट इज 3:4। तो सिंपल होल नंबर के रेशो में आपके ये मासेस जो हैं वो आते हैं। ये फंडा अगर क्लियर है तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है वो ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंपाउंड्स दैट आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। चार कंपाउंड में से कौन से ऐसे आपके कंपाउंड्स हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉलो करेंगे। यहां पर H2SO2, CO2H2O, CO2CO, SO2CO, अब तक सबके दिमाग में आंसर आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया है? क्या है वही आंसर? यस, ऑब्वियसली यहां पर आंसर होना चाहिए सी। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तब हम क्या देखते हैं बच्चों, तब हम ये देखते हैं यार अपने पास सेम एलिमेंट होने चाहिए जो अलग कंपाउंड्स क्रिएट करें। जैसे कि यहां पर CO2 और CO, CO2 और CO जो है, ठीक है, CO2 और CO इनमें अगर तुम देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स काम में आ रहे हैं। बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा था भाई, बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा था, यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहां पर तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। CO2H2 इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये प्रेजेंट। SO2CO इसके अंदर सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये प्रेजेंट। तो जहां पर आपके पास दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है वहां पर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कब अप्लाई होता है, ये तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास दो एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चलते। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आना है बच्चों यहां पर वो आ रहा है एवोगैड्रोस लॉ। अब यहां पर साइंटिस्ट जो है, ठीक है, उसका नाम ही लॉ के अंदर लिखा हुआ है तो वो अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं। ये लॉ इंटरेस्टिंग है और इसका एप्लीकेशन फार रीचिंग है। फार रीचिंग क्यों? बिकॉज जब हम क्वेश्चंस करते हैं इनके गैसेस के, और इनफैक्ट हमारे पास एक पूरा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके अंदर हम गैसेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस की बात करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, वहां पर ये लॉ बहुत अप्लाई होता है। क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature and pressure should contain an equal number of molecules. Very interesting thing, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और बहुत ही जो है मेहनत करके बच्चों ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिससे ये चीजें निकल के आई। क्या है ये लॉ? अपने को बोलता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस आप सेम लेके चलते हो गैसेस की, तब आपको यह मिलेगा कि वहां पर जो वॉल्यूम है अगर वो भी सेम है तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं वो भी सेम है। इसको हम यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ध्यान रखना हाइड्रोजन जब भी बोला जाता है बच्चों किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो वो नेचुरली अपना क्या होता है, H2 होता है।
हाइड्रोजन गैस जब भी बोल देते हैं तो H2। अगर सिर्फ हाइड्रोजन बोलते हैं तो आपको फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात, हम H की बात कर रहे हैं कि H2 की बात करें। पर जब भी गैस बोल दिया जाए हाइड्रोजन गैस, इसका ऑटोमेटिक मतलब है H2 की बात। ठीक है जी, तो हमने ली गैस, H2 गैस, हमने ली क्या, ऑक्सीजन गैस। हमने क्या लिया, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस ये नेचुरली क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम जो है वो गैस के फॉर्म में नहीं रहता, वो अनस्टेबल होता है। क्या रहता है, O2 जो होता है वो अपनी गैस का मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है और हम यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर सेम ले रहे हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या मतलब है, टेम्परेचर और प्रेशर का ये मतलब है कि सपोज आप यहां पर टेम्परेचर जो है वो लेके चल रहे हो, आपने यहां पर एक थर्मामीटर लगा रखा है। ठीक है, आपने सपोज यहां पर एक थर्मामीटर लगा रखा है और ये जो थर्मामीटर है वो यहां पर टेम्परेचर देख रहा है वो सेम है। वो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री ले सकते हो, 10 डिग्री ले सकते हो, 20 डिग्री ले सकते हो, 30 डिग्री ले सकते हो, -10 डिग्री ले सकते हो, बट टेम्परेचर दोनों कंटेनर का सेम लेके चलना है। प्रेशर जो होना चाहिए, जो कि प्रेशर गेज से मेजर करते हैं, प्रेशर गेज जो है पता है ना, जैसे तुम अगर जो है साइकिल अगर तुम्हारे पास और तुम जाते हो कभी दुकान पे साइकिल में हवा भरवाने, ठीक है, वहां पर वो चेक करते हैं, प्रेशर गेज होता है ना, उससे चेक करते हैं कि यार हवा कितनी है, कितनी और डालें, ठीक है, ज्यादा डल गई या कम डल गई, है ना, प्रेशर गेज होता है अपने पास। तो सपोज हम यहाँ पर प्रेशर जो है उसको लेके चल रहे हैं और वो प्रेशर भी अपने पास सेम है। प्रेशर क्या है अपने पास, सेम है। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस अगर हमारे पास सेम है। वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम किस टर्म्स में बात करनी है, देखो वॉल्यूम इस कंटेनर का वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है बच्चों, ये कंटेनर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम है। ये जो कंटेनर है ना, ये अपने पास क्या है, ऐसा कंटेनर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहां पर हम बोल रहे हैं क्या टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम कंडीशन जो है वो हम अगर सेम लेके चलें तब हमारे पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। जैसे यहां पर अपने पास क्या, हाइड्रोजन गैस के 6 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर ऑक्सीजन गैस के भी कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया है अपना एवोगैड्रोस लॉ। और तुम देखोगे यार, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपने पास लॉ है, और ये बहुत सारी चीजें बच्चों यहां पर अपने पास अब एप्लीकेशन में आती हैं इस लॉ से रिलेटेड। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जो है उसको जरूर ध्यान रखना। क्या है सर वो है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं, है ना, उन्होंने जब इस तरह के लॉ से रिलेटेड कोई बात करनी होती है या फिर कुछ लैब के अंदर मेजरमेंट करने होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जिस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ध्यान रखना ये STP जो वर्ड है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आता रहता है। बस इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब होता है अपने पास 273.15 केल्विन और 1 बार प्रेशर। ये बात ध्यान रखना, ये जो प्रेशर है ये आपकी 2 यूनिट्स में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ATM या आपके पास बार या इनफैक्ट पास्कल। ये एक डेफिनेशन जो है ना, ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है ना, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि आपको कभी बोला जाए कि STP क्या है तो ये है। और एक और चीज ध्यान दिखा दूं यार, ये जो अपने पास STP है, ठीक है, ये जो अपने पास बच्चों STP है, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज ये है यार, ये जो 1 बार या 10⁵ पास्कल है, ये इनफैक्ट हमारे पास एक नई डेफिनेशन के अंडर आता है। काफी सारी प्रैक्टिस बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन प्रैक्टिस बुक्स के क्वेश्चन में प्रेशर जो है वो पुरानी डेफिनेशन के अंदर लिया जाता है, विच इज 1 ATM। ठीक है, तो ये जो 1 बार है, इसको देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। आज आप अगर अपनी रेफरेंस बुक उठा के देखोगे NCERT, उसके अंदर यही डेफिनेशन मिलेगी। बट काफी सारी प्रैक्टिस बुक्स जिसके अंदर पुराने क्वेश्चन जो है वो चले आ रहे हैं, उसके अंदर तुम क्या देखोगे कि ओल्ड डेफिनेशन जो है वो भी यूज करी जाती है। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो होता है प्रेशर, वो जो है 1 atm लिया जाता था। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है? एसेंशियली आपका बस ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी एसटीपी की बात करी जाए तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो तो 273 के अराउंड आपका जो है लिया जा रहा है, और जो प्रेशर लिया जा रहा है आप या तो 1 बार या फिर आप 1 atm अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि यार ऐसी कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की डेफिनेशन जो है आपको आ सकती है कहीं लिखने के लिए, तो आपको नई डेफिनेशन जो है वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है बच्चों इस सीरीज के अंदर, वो आ रहा है गायलुजिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। यार ये जो है अपने पास मॉलिक्यूल से रिलेटेड, गैस के मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो हमने बात करी एवोगैड्रोस लॉ, उसी के साथ आप देखोगे कि हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है इस लॉ के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखो, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स लिखा हुआ है कि गैस के अगर रिएक्शन हो रही है या तो रिएक्टेंट के फॉर्म में गैस है या फिर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो गैस है, तो उस केस में किस तरीके से, उस केस में आपके किस तरीके से वहां पर उनके वॉल्यूम्स रिलेटेड है। वॉल्यूम लीटर मिलीलीटर जिसके हम बात करते हैं उसकी देखो यहां पर हम बात करें, ध्यान से देखो क्या है। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जिस तरीके से आपके पास जो वॉल्यूम है गैसेस के वो सिंपल रेशो के अंदर रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो है बच्चों ये रिएक्ट कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं इस तरीके से, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है जी, अगर हम यहां पर ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है इसके नीचे हर एक गैस के वॉल्यूम की बात करें तो वो अपना किस तरीके से रहेगा। जैसे सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस यहां पर लिया है और ये मैंने 1 लीटर गैस लिया है। ठीक है, क्लोरीन गैस जो लिया है वो मैंने यहां पर 1 लीटर गैस लिया। तो अब यहां पर सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के अंदर, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अगर हम लें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, HCl गैस, और ये बच्चों अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को मिलेगा 2 लीटर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में। तो यहां पर ये 1, देखो यहां पर जो 1 1 तो 1:1 रेशो में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जो अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये सब किससे रिलेटेड हो गया अपने पास, ये सब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम देख सकते कि भाई जब भी हमारे पास गैसेस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो वो सिंपल रेशो के अंदर जो है अपने पास कंबाइन होती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं। और ये सिर्फ गैसेस से रिलेटेड ही है, इसको कहां पर अप्लाई मत करना, सॉलिड या लिक्विड पे मत अप्लाई करना, वहां अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कहां अप्लाई नहीं होगा भाई, कभी आपको जो है रिएक्शन के अंदर गिवन है कि आपके पास लिक्विड फॉर्म है या एक्वस फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वहां पर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए जब हम यहां पर इस चीज को देख रहे हैं बच्चों, इस चीज को जब हम यहां पर देख रहे हैं यार H2 और Cl2 जो है वो किस तरीके से हमारे पास है, तो वो गैसियस फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं, गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करा रहे हैं, और जो HCl यहां पर अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में ही प्रोड्यूस यहां पर हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है वाली बात। और एक और चीज ध्यान रखना, ये हमारे पास मोल कंसेप्ट में भी बच्चों जो है बहुत यूज आता है वाली चीज। वो क्या होता है यार, जब हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं कि सपोज हम STP पे 1 मोल गैस है, STP पे क्या है हमारे पास, सपोज 1 मोल गैस है। ठीक है, STP अभी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसमें 1 मोल गैस है, तब वहां पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 22.4 लीटर होता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर बीइंग 1 atm। ठीक है, प्रेशर जब आपके पास 1 atm है तो 22.4 जो है वो लेके चला जाता है। ये हमारे पास एक बेसिक फैक्ट होता है याद रखने के लिए, इस फैक्ट को ध्यान रखना। इस फैक्ट को जो है तुम यहां पर ध्यान रखना, किस तरीके से आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल अगर आप लेके चलते हो तो वहां पर वॉल्यूम क्या लिया
जाता है, मोल कंसेप्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा काम में आता है ये वाला। चलिए जी, एंड यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, जो अभी हमने करा उसके बेसिस पे अपने पास एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो ये है कि सपोज हमारे पास ऑक्सीजन और SO2 गैस, इसका मोलर वेट 3264 होता है। इनको हम लेके चल रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस 150 mmHg प्रेशर। 1 liter of O2 contains n molecules. The number of molecules in 2 liters of SO2 अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस बच्चों गिवन है, जिस पे हमारे पास दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और SO2। तो 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स। हमें बोला गया है यार अगर हम 1 लीटर O2 ले रहे हैं तो उसके n मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला लॉ जो है बच्चों यहां पर यूज किया जा सकता है। हमारे पास ऐसा लॉ यूज किया जा सकता है जो कि हमें बताता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में, और वो क्या है हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो जो है वो लॉ अभी अभी हमने यहां पर पढ़ा था, और वो लॉ क्या बोलता है, वो लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है और सेम वॉल्यूम है गैस का, तो मॉलिक्यूल्स आपके सेम होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के केस में ये बोला जा रहा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन 1 लीटर O2 कंटेन्स कितना n मॉलिक्यूल। तो हमारे पास 1 लीटर SO2 जो होगा वो भी क्या लगेगा, n मॉलिक्यूल्स ही होंगे उसके अंदर, होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लेके चल रहे हैं तो सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को मिलने वाले हैं। बट यहां पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर SO2 कितना होगा। अब ये तो यूनिटरी मेथड हो गया ना यार, 1 लीटर का कंटेनर अगर आप लेके चल रहे हो, वहां पर n मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 + 1 अगर आप 2 लीटर जो है वो लेके चलोगे तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2n, है कि नहीं है। ठीक है, सो 2 लीटर SO2 कंटेन्स 2n मॉलिक्यूल्स। तो ये आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया, यस। ठीक है भाई, 2n मॉलिक्यूल अपने पास यहां पर निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भी वैसा ही कुछ आपके गैस के मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से देखो क्या है भैया अपने पास, यहां पर अपने पास गिवन है 411 लीटर फ्लास्क। ठीक है, 4 फ्लास्क हैं और सबका वॉल्यूम सेम है 1 लीटर, और वहां पर अपने पास गैसेज H2, He, O2 एंड O3 at the same temperature and pressure, then ratio of total number of atoms of these gases present in different flask would be, है ना भाई। तो अपना यहां पर जो चीज यूज की गई है, जो अपने को यहां पर डेटा दिया गया है, उसको अपने को ध्यान से देखना। क्या डेटा है, अपने को बोला गया है कि यार टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो अपने पास बच्चों गैसेस हैं सारी की सारी, है ना, सारी की सारी गैसेस जो हैं इनके क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम होने चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ these gases are same। ठीक है जी, यस। पर ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, हमारा जो यहां पर लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने पास सेम रहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है बच्चों, अपने पास 2 हाइड्रोजन के एटम रहते हैं। ठीक है, 2 एटम्स, है ना। कि हीलियम की बात करें तो यार हीलियम का जो अपने पास एक एटम होता है वही इसका मॉलिक्यूल होता है। यार इसके अंदर अपने पास एक ही एटम जो है
वही उसका मॉलिक्यूल कहलाता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। हम जानते हैं कि यार ये नोबल गैस है, नोबल गैसेस जो होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो अपने पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। हीलियम एटम अपने पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट चीज, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखो ऑक्सीजन क्या O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 एटम है। तो यहां पर अपने पास 2 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। O3 भी दिया हुआ है, O3 के अंदर बच्चों अपने पास क्या रहता है, O3 के अंदर अपने पास 3 ऑक्सीजन के एटम जो है वो रहते हैं। तो यहां पर ये 3 एटम्स। अब देखो अगर मैं यहां पर इन स्टार गैसेस के सेम मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, तो एटम्स जो हैं हमारे पास, उसका रेशियो अपने को क्या मिलेगा। अगर जैसे सपोज हम इसका एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो क्या मिलेगा 2:1:2:3 ये मिलेगा। जितने भी बच्चों ने सोचा था सर यहां पर आंसर जो है 1:1:1 होगा, वो गलत है। क्यों? बिकॉज मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यार एटम जो है, एटम उनका रेशियो क्या है। तो ये अपने पास बच्चों कितना निकल के आ रहा है, ये अपने पास निकल के आ रहा है 2:1:2:3 और ये अपने पास यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इस चीज के अंदर एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। जेरेमी रिक्टर इन्होंने दिया था और ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान रखना कि मतलब हम इसको जो है बहुत ही सिंपल डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं और वो बहुत आसानी से अपने को जो है समझ में आ जाना चाहिए अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको हम बनाते हैं तो। ध्यान से देखो, अपना सबसे पहले जो है स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जैसे कि इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO2 एंड SO2, and the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। क्या मतलब है, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम है अपने पास, वो डायग्राम है बच्चों अपने पास, एक तो अपने पास ऑक्सीजन, एक है कार्बन, एक है सल्फर। ठीक है, हम बोल रहे हैं यार कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो कौन से फॉर्म में कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि CO2 फॉर्म में कंबाइन करते हैं, CO भी ले चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, CO2 भी लेके चल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो जब अपने पास कंबाइन कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म में कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि SO2। अब यहां पर जब मासेस देखा जाता है, ठीक है, किस तरीके से अपने को यहां पर कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर जब कंबाइन करके अलग अलग यहां पर कंपाउंड्स बनाते हैं, किस तरह के मासेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसको अगर तुम देखोगे तो कार्बन जो है CO2 के अंदर क्या रहता है, कार्बन रहता है बच्चों अपने पास 12 ग्राम और ऑक्सीजन जो रहता है वो रहता है 32 ग्राम। वेरी सिमिलरली SO2 के अंदर सल्फर जो है वो अपने पास 32 ग्राम कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, अगेन 32। अब जब यहां पर हम CS की बात करें, ये CS जो है जब कंबाइन कर रहा है ये कर रहा है CS2 के फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसका कंपाउंड जानना चाहते हो कि कार्बन सल्फर क्या बनाता है तो CS2 बनाता है। इस केस में अगर हम लेके चलें तो 12 ग्राम जो अपने पास कार्बन है बच्चों वो 32 ग्राम सल्फर से जो है वो रिएक्ट करता है। तो यहां पर अपने पास S2 है तो इसको हम 32 + 32 दैट इज 64 ग्राम जो है वो टोटल करके लिख। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ ये बोलता है कि देखो अगर हम यहां पर 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड ये, तो ऑक्सीजन जो है उस केस में हम लेके चल रहे हैं, ऑक्सीजन जो है लेके चल रहे हैं यार इसका 32 ग्राम। इसका 32 ग्राम जब कार्बन से रिएक्ट कर रहा है CO2 के फॉर्म में, ठीक है जी, तो कार्बन जो यूज आ रहा है वो जो अपने पास कितना है 12 ग्राम, और जब ऑक्सीजन का 32 ग्राम इससे रिएक्ट कर रहा है सल्फर से, SO2 बना रहा है, तो यार ये जो अपने पास सल्फर है, ठीक है, ये कितना रिएक्ट कर रहा है, ये अपने पास रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम सल्फर, है ना, क्योंकि सल्फर जो है अगर आप इसका मास देखोगे तो आपके पास यहाँ पर SO2 के अंदर ऑक्सीजन से 32 ग्राम के साथ सल्फर जो है वो 32 ग्राम रिएक्ट करता हुआ मिलेगा। यहाँ पर अब देखो कार्बन और सल्फर का रेशो, ये बच्चों अपने पास कितना है, ये अपने पास है 12:32। ठीक है, नाउ अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब कार्बन और सल्फर रिएक्ट कराते हैं CS2 बनाते हैं, तब कार्बन का 12 ग्राम सल्फर के 64 ग्राम से जो है रिएक्ट।
तो ये वाला जो केस है इसके अंदर 12:32 का रेशो है, और CS2 के केस में जो अपने पास रेशो आएगा वो कितना आ रहा है, वो अपने पास है 12:64। ठीक है, या फिर इस रेशियो को मैं ऐसे भी लिख दे सकता हूं, क्या ये 32:12 भी ले सकता हूं अगर मैं सल्फर इस टू कार्बन के फॉर्म में लेके चल रहा हूं। यहां पर भी अगर मुझे सल्फर इस टू कार्बन के फॉर्म में लेके चलना है तो मैं इसको 64:12 भी लेके चल सकता हूं। अब बात ये है कि अगर हम ये वाला जो केस है फर्स्ट केस, ठीक है, इस फर्स्ट केस और ये जो अपने पास सेकंड केस, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो यार, यहां पर 32:12 है, यहां पर 64:12 है। अगर हम इनको लेके चलते हैं, ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, और इसको बच्चों हम किससे डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड करते हैं 64 डिवाइडेड बाय 12 से। तो अपने पास जो चीज निकल के आएगी वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास 1/2, दैट इज 1:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है किसका, जब हम ये देख रहे हैं कि कार्बन और सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके मासेस का रेशो क्या है, और कार्बन और सल्फर जब खुद से रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके मासेस का रेशो क्या है। उसका अगर हम रेशो लें तो अपने पास यहां पर क्या आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है, 1:2, 2:1। ठीक है, इसको लेके चल सकते। अब क्योंकि यहां पर मल्टीपल स्टेप्स हैं तो कुछ बच्चों को यहां पर करने में परेशानी होती है, बट अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो तुम्हें चीज समझ में आ जाएगी अपने को क्या करना है। अपने को ये एक एलिमेंट है, इसके साथ कार्बन सल्फर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो कार्बन और सल्फर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कितना रिएक्ट कर रहे हैं, उसका रेशियो अपने को लेना है। फिर जब ये खुद से रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन सल्फर तो उसका रेशियो लेके चलना है, और फिर हम उनको अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो होल नंबर अपने पास यहां पर आएगा। यही बच्चों अपने पास क्या होता है, यही होता है अपने पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये अपने पास इस चैप्टर का जो ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये वाला जो पार्ट है उसका लास्ट लॉ था। तुम देख सकते हो ये सारे के सारे लॉ जो है बहुत ही बेसिक मासेस के ऊपर लिखे गए हैं या वॉल्यूम्स के ऊपर लिखे गए हैं, बिकॉज ये सब ऐसे लॉस थे जो कि साइंटिस्ट ने बहुत पहले जो है वो निकाले थे अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट्स कर कर। अब एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और ध्यान से देखो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अपने बोर्ड्स के अंदर काम में आते हैं, तो उसको भी करना अपने को जो है आना चाहिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है, यार ये लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, 56 liter of nitrogen gas is mixed with excess of hydrogen gas and it is found that 20 liter of ammonia gas is produced, then volume of unused nitrogen is found to be what। इसको हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है, ये दिए हुए हैं, और इनकी बच्चों अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें तो क्या होती है, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब यहां पर हम वॉल्यूम की टर्म्स में क्वेश्चन कर रहे हैं। वॉल्यूम टर्म्स से क्वेश्चन करने का क्या मतलब है, देखो हमें गिवन है कि यार यहां पर नाइट्रोजन जो है वो 56 लीटर हम लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन जो है उसको हम एक्सेस अमाउंट में लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। तब हमारे पास 20 लीटर ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास, 20 लीटर ऑफ अमोनिया जो है अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी व्हाट, ठीक है। तब हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो है वो अनयूज्ड अगर है तो अपने पास कितना जो है यहां पर रहेगा। तो इस केस में आपको जो कैलकुलेशन है बच्चों वो लीटर के फॉर्म में जो है यहां पर करनी है। यही इंटरेस्टिंग बात है, लीटर के फॉर्म में आपको यहां पर कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अब लीटर के फॉर्म में जब कैलकुलेशन होगी बिल्कुल आपको किस रेशो में करनी है, जैसे आप नॉर्मल यहां पर लिखते हो कि देखो नाइट्रोजन सर जगह रिएक्ट करता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल NH3 के बनाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अपने पास यहाँ पर अगर रिएक्शन होती है लीटर्स की टर्म में तो हम बोल सकते हैं कि सिंस 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड इट गिव्स 2 लीटर ऑफ NH3,
तब हमारे पास जो यहां पर रिएक्शन हो रही है, अगर लीटर्स की टर्म में हो रही है, तो अपने पास डेटा किस तरीके से रहना चाहिए। एंड इसकी कैलकुलेशन जो है उसको मैं देखो तुम्हें सिंपल तरीके से यहां पर एक अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा हुआ दिखा देता हूं। और वो क्या है, वो अपने पास ये है कि अगर हम यहां पर बोल रहे हैं लीटर्स की टर्म में कि NH3 जो है वो 20 लीटर अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेशियो के फॉर्म में 20 लीटर अगर NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चों हाइड्रोजन अपने पास कितना यहां पर कंज्यूम होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 30 लीटर, 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में, है ना, 3:2 में। गाय-लुसाक्स लॉ अपने पास यहां पर ये अप्लाई हो रहा है। एंड उस केस में जो नाइट्रोजन है वो अपने पास 20 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितनी होनी चाहिए थी, 10 लीटर जो है यहां पर कंज्यूम होनी चाहिए। इसलिए 56 लीटर में से जो अपने पास यहां पर बचेगा वो कितना बचेगा, 46 लीटर ही बचेगा। कितना बचेगा, 46 लीटर जो है वो अपने पास बचा रह जाए। ये हो गया अपने पास फंडा, किस तरीके से गाय-लुसाक्स लॉ को यूज करके हम गैसेस का रिएक्शन या प्रोडक्शन वॉल्यूम की टर्म्स में जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहां पर बच्चों जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से जो है दिए जाते हैं, किस तरीके से आप उनको करते हो, उसकी हम बात करेंगे। और देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। अब तुमने जो है ये चीज जूनियर क्लास में भी पढ़ी होगी कि मैथ्स के अंदर जब प्रूव करना होता है तो LHS इक्वल टू RHS हम लिख देते हैं, ठीक है। उसी की हम यहाँ पर बात करने वाले। हम प्रूव करना चाहते हैं कि यार अपने ये लॉ जो है एप्लीकेबल हैं और इसके लिए कुछ डेटा अपने पास गिवन है, उस डेटा को हम कैसे यूज करने वाले हैं इसको ध्यान से देखना। सपोज अपने को एक डेटा गिवन है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड following by ignition of the nitrate gives 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर है, उसका कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, उसकी हम बात करते हैं। इन अदर एक्सपेरिमेंट हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो है 1.15 ग्राम, इसको हमने क्या करा, रिड्यूस करा, तो अपने को 0.92 ग्राम जो है कॉपर मिला। हमसे बोला गया है कि आप इस डेटा को यूज करके ये प्रूव करो कि आपका ये वाला डेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था वो अपने पास ये था कि अगर अपने पास दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक कंपाउंड क्रिएट कर रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का मास का रेशियो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। और इस केस में जो आपके यहां पर एलिमेंट्स है बच्चों, वो आपको यूज करने हैं कॉपर एंड ऑक्सीजन, एंड इनसे बनने वाला जो कंपाउंड है वो है अपने पास कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का डेटा आपको गिवन है दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, और उसके अंदर हमें प्रूव करना है यार अपने पास ये जो डेटा है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। कैसे करेंगे, हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, जो अपने पास एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो निकालना पड़ता है। अभी हम वही करने वाले हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर हम यहां पर लेके आएंगे, ठीक है जी। या सपोज अपने पास 2.16 ग्राम कॉपर जो है जब यूज हो रहा है, तो उससे बनने वाला कॉपर ऑक्साइड है 2.7, तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ कॉपर जो है वो अपने पास बच्चों हो गया यहां पर 2.16 डिवाइड बाई 2.17। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, निकालते हैं ना यार, कॉपर जो है 2.16 है, किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर 2.7, तो उसके अंदर 2.16 डिवाइड बाई 2.7, तो ये 80% अपने पास है, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर कितना है अपने पास, 20% है। अब ये तो हुआ पहले एक्सपेरिमेंट का डेटा। दूसरे एक्सपेरिमेंट का डेटा देखते हैं, जहां पर क्या गया था, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इसको लिया गया था और रिड्यूस करा गया था, तो अपने को कॉपर मिला था 0.92 ग्राम। इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो यहां पर इस डेटा के अकॉर्डिंग कॉपर का परसेंटेज कॉपर ऑक्साइड में वापस से अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 80% निकल के आ रहा है, 0.92 डिवाइड बाय 1.15, और ऑक्सीजन का 20% निकल के। इसका मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है वो दो अलग अलग सोर्सेस के थ्रू हमने देखा कि मास परसेंटेज जो है एलिमेंट्स की उसको सेम लेके रखता है,
सेम कॉपर और ऑक्सीजन का आपको मास का रेशो मिलने वाला है। और वो कितना आ रहा है, वो अगर आप देखोगे तो आपके पास बच्चों, अगर आप रेशो के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2.16, ठीक है, कॉपर का। और यहां पर क्या है, यहां पर हो गया 2.7 माइनस 2.16, वो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो ये जो अपने पास रेशो रहने वाला है, सेकंड वाले केस में भी देखा जाए तो सेम ही रेशो मिल रहा है। परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो परसेंटेज के फॉर्म में दे सकते हो कि बाय मास कॉपर का परसेंटेज यहां पर 80% है कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो दिस शोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये अपने पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा क्वेश्चन जो है अपन करके देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेटल फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, वन कंटेन्स 46.67% ऑफ द मेटल, another 63.94% of the metal. Show that these results are in accordance with law of multiple proportion. देखो LHS इक्वल टू RHS, दो एक्सपेरिमेंट का डेटा गिवन है, एक एक्सपेरिमेंट का डेटा निकालो, दूसरे एक्सपेरिमेंट का डेटा निकालो और उनके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो यार LHS इक्वल टू RHS है, तो वो अपना प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो देखना है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको कैसे करेंगे, यहां पर करने के लिए हम इन दो एक्सपेरिमेंट्स का डेटा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, तो देखो गिवन इन वन ऑक्साइड मेटल इज 46.67%, ठीक है, इन अनदर ऑक्साइड मेटल इज 63.94%। अगर हमें दिखाना है कि यार ये डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार ये जो ऑक्साइड्स हैं, पहले वाले ऑक्साइड के अंदर मेटल जो है 46.67% है, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने पास 53.3% हो गया। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद व्हाट, 46.67 डिवाइड बाय 53.33, दैट इज 0.875 ग्राम ऑफ मेटल। यूनिटरी मैथ। सेकेंड वाले केस में क्या देखेंगे, यार इस केस के अंदर मेटल जो है 63.94% है, ऑक्सीजन 36%, तो 36 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद दिस अमाउंट ऑफ मेटल। तो रेशियो ऑफ मेटल कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आ रहा है, पहले वाले केस में अपने पास है 0.875, दूसरे वाले केस में अपने पास कितना निकल के आ रहा है 1.773। तो ये क्या है, ये है अपने पास सिंपल होल नंबर रेशियो। ये जो है 0.857 is to 1.773, 1:2 रेशियो जो है ये अपने पास आ रहा है। ठीक है जी, क्या करना है, जो अपने पास इस तरह के बेसिक लॉज है ना, उन लॉज को हमें यहां पर प्रूव करना है, डेटा को यूज करना है। डेटा जो है बहुत ही सिंपल सा डेटा दिया रहता है, उनको आप मास के फॉर्म में दे सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में दे सकते हो, बट इट शुड एसेंशियली प्रूव योर व्हाट, द लॉ। तो रेशियो ऑफ होल नंबर, जो अपने पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है, उस 1 ग्राम ऑक्सीजन से पहले वाले केस में 0.875 ग्राम मेटल जो है रिएक्ट करता है, दूसरे वाले केस में अपने पास 1.773 जो है वो रिएक्ट करेगा। तो यहां पर ये 1:2 का रेशियो जो है अपने पास निकल गया, राइट। और ये जो है अपने पास किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, उसको करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। नाउ दिस द बेसिक समरी जो आज हमने यहां पर पढ़ा है, आप इसको एक बार यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। एंड आपके लिए यहां पर इंटरेस्टिंगली मैं एक जो है होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं। होमवर्क का क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करके देखना, उसका सोल्यूशन जो है किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से आपका सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, इसको अगेन किस तरीके से जो यूज किया जाता है, एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर है। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये सेशन जो है यहाँ पर खत्म होता है बच्चों, और नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी तरीके से हम जो है और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है, इसके और टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। और इसके लिए जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक अगर तुमने हमारे टेलीग्राम चैनल्स को नहीं ज्वाइन करा है तो उसको कर लो, बिकॉज वहां पर इस तरह के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कौन सा आने वाला है, और उसी के साथ तुम्हें वहां पर नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए हम यहाँ पर खत्म करते हैं। बाय एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.